एपिसोड 5 यू आर माई मेडिसिन। सी सिटी स्पेशल ऑप्स ग्राउंड पर बने घर पूरी तरह से साउंड प्रूफ थे और रेडियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप के खिलाफ इंसुलेटेड थे। किसी के लिए भी इनमें से किसी भी घर की जासूसी करना या छिपकर बात करना संभव नहीं था। इवान को बाहर निकालने के बाद अध्यांश और बेला के अलावा घर अब खाली था। फिलहाल बेला पहले ही अपने होश खो चुकी थी और इसलिए वास्तव में वहां नहीं थी। केवल अध्यांश ही सतर्क था और असका अपनी क्षमताओं पर पूर्ण नियंत्रण था। वह अभी भी वर्दी में था। वह सफेद कठोर लकड़ी के सोफे पर बैठ गया। उसके लंबे बूट पहने पैर बाहर फैले हुए थे और वह बिस्तर की दिशा में घूर रहा था। रात गहरी होती चली गई। घर के अंदर लाइट बंद थी। मोटे साउंड प्रूफ ब्लैकआउट मखमली पर्दे खींचे गए थे। वे छत से फर्श तक गतेही लटके हुए थे। उसके सामने उसका बिस्तर था जो साफ और ताजी हाथीदार सफेद धारीदार चादर से ढका हुआ था। यह मिस्र की कॉटन थी जिसके धागों 1800 थी। बेला ने इसके लिए चुना था। अध्यांश वास्तव में छोटी चीजों की परवाह नहीं करता था। वह अपने मिशन के दौरान हर तरह की जगहों पर सोया था। बर्फ में, कीचड़ में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, पहाड़ पर, रेगिस्तान में, दलदल में, उसने उन सभी का अनुभव किया था। लेकिन जब वह घर वापस आया तो वह हमेशा बेला पर निर्भर था। बेला के उम्र से इसके अच्छी रुचि थे। अध्यांश के लिए उसने जो कुछ भी खरीदा वह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उदाहरण के लिए हाथीदार सफेद धारीदार चादर बेहद आरामदायक थी और अध्यांश जैसी साफ सुथरी व्यक्ति के लिए एकदम सही विकल्प थी। बिस्तर पर तकिया उसी रंग और सामग्री का था। यह मिस्र का मेमोरी फोम था और रीढ़ और पीठ के लिए अच्छा माना जाता था। बेला ने विशेष रूप से उसके लिए भी इसे चुना था। आज बिस्तर में एकमात्र अंतर एक जीवन, सांस लेती और असंभव रूप से कोमल लड़की बेला का जुड़ना था। अध्यांश एक और सिगरेट जलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने बेला को काफी देर तक देखा। वो सिगरेट नहीं पीता था। उसने केवल आदत के कारण सिगरेट पी थी। जब सिगरेट आखिरकार उसकी उंगलियों के बीच खत्म हो गई तो उसने बेला से अपनी आंखें हटा ली और सिगरेट को एस्ट्रे में दबा दिया। हवा में सिगरेट की धुएं का आभास था। अध्यांश ने रिमोट ढूंढा और वेंटिलेटर चालू कर दिया। ताजी हवा के आते ही धुएं की गंध तुरंत गायब हो गई। उसने धीरे से अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और मेज पर पटक दिया। वह वापस सोफे पर लेट गया और एक लंबी आह भरी। अचानक उसे अपने हाथ में जिपो लाइटर का ध्यान आया। लाइटर भी बेला की ओर से एक उपहार था। अध्यांश ने लाइटर उठाया। उसका चेहरा खाली और अपठनीय था। उसने लाइटर को झटका दिया। ऑन ऑफ ऑन ऑफ। वह थोड़ी देर तक लाइटर से खेलता रहा। कमरे में मिनट दर मिनट अंधेरा होता जा रहा था। उसके लाइटर से उत्पन्न रुक रुक कर आने वाली रोशनी उसकी सुंदर, भयावह और दिल दहला देने वाली तराशी हुई विशेषताओं को रोशन करती थी। बेला के लगातार कराहने को छोड़कर ये शांत था। अध्यांश यह नहीं बता सका कि कितना समय बीत गया था जब उसका फोन अचानक अंधेरे में जल उठा। उसने उस पर नजर डाली। यह इवान का संदेश था। उसकी हृदय गति पर नजर रखना याद रखें। अगर यह बढ़ता है तो तुरंत मुझे फोन करें, मैं किसी को देखने के लिए भेजूंगा। अध्यांश की भौं सिकुड़ गई। उसने अपना फोन फर्श पर फेंक दिया, स्क्रीन तोड़ दी और लाइटर एक तरफ फेंक दिया। वह बहुत देर तक खड़ा रहा और बेला को देखता रहा। अंततः बिस्तर पर जाकर उसके पास बैठ गया। उसने उसके गाल थपथपाए और भर्राए आवाज में पूछा, दर्द होता है क्या? क्या आपको राहत की जरूरत है? उसकी दृष्टि अंधकार में और अथाह थी। ये जानना असंभव था कि वह वास्तव में क्या सोच रहा था। बेला धुंधली स्तब्धता में डूब गई। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। उसका दिमाग खराब हो गया था। अचानक उसे नर फेरोमोन की गंध महसूस हुई। बेला उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ी। अध्यांश की उत्कृष्ट रात्रि दृष्टि थी। हालांकि कमरे में अंधेरा था, उसकी आंखें पहले ही अंधेरे में ढल चुकी थी। हवा में एक सूक्ष्म मीठी सुगंध थी। बेला का चेहरा असामान्य रूप से लाल हो गया था और उसकी आंखें, हालांकि फोक्सहीन और खाली थी, गीली और उज्ज्वल थी। ये सब केवल उसे और अधिक आकर्षक दिखाने का काम करता था। अध्यांश ने दूसरी ओर देखा। उसने बेडसाइड टेबल से अप्रयुक्त हर्मी स्कार्फ में से एक उठाया और उसे उसके चेहरे पर खींच लिया। उसने उसका सिर उठाया और उसकी खोपड़ी के पीछे दुपट्टे को एक साथ बांध दिया, जिससे उसकी आंखों पर प्रभावी रूप से पट्टी बंध गई। गहरे नीले हर्मीस दुपट्टे ने उसकी चमकदार, धुंधली आंखों को छुपा लिया। आंखों पर पट्टी बांधना अनावश्यक था क्योंकि बेला वास्तव में कुछ भी नहीं देख सकती थी। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अंधेरे कमरे में फंस गई हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो। वह केवल इंतजार कर सकती थी और सर्वश्रेष्ठ की आशा कर सकती थी। उसके मन की सबसे गहरी गहराइयों में किसी चीज ने उसे बताया कि यह पहली बार नहीं था जब वह यह अनुभव कर रही थी। उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद अध्यांश ने बेला के गाल को सहलाया। छूने पर उसकी त्वचा गर्म और मुलायम थी, लेकिन साथ ही उसका हाथ उसके पसीने से गीला हो गया। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। अध्यांश ने गहरी सांस ली और बिस्तर से उठ गई। उसने अपनी बेल्ट का बकल खोला और अपनी वर्दी के बटन लगाने से पहले उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने नीचे से शुरुआत की। उसकी पतली, शक्तिशाली उंगलियां ऊपर की ओर बढ़ रही थी और एक एक करके बटन खोल रही थी। अपनी गर्दन तक पहुंचने पर वह रुका और झिझका, फिर धीरे से कॉलर पर लगे हुक को खोल दिया। उसने अपनी वर्दी उतार दी और उसे बिस्तर के पास सोफे पर फेंक दिया। जल्द ही घुटने तक ऊंचे सेना के जूते आ गए। वह केवल काले बॉक्सर कच्छा पहने हुए बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद बाथरूम से पानी चलने की आवाज आई। एक सुंदर, सुगठित व्यक्ति की नग्न आकृति को फ्रॉस्टेड ग्लास के दरवाजे के माध्यम से एक स्पष्ट रूपरेखा के रूप में देखा जा सकता था। जब उसका नहाना पूरा हो गया तो अध्यांश अपनी कमर के चारों ओर लिपटे भूरे रंग के तौलिए को छोड़कर नग्न अवस्था में बाथरूम से बाहर चला गया। उसने अपने बेडरूम के कोने की लाइटें जला दी। उसके लंबे, गठीले शरीर की छाया एक प्राचीन ग्रीक गॉड्स देवता की तरह बेज वॉलपेपर के साथ घूम रही थी। उसकी त्वचा थोड़ी तनी हुई थी और उसके कंधे चौड़े थे। उनके 8 पैक को पूरक उनकी विशेष अपोलो की बेल्ट थी। वी लाइन एब्स उसकी तौलिए के छिपे हुए हिस्सों में डुबकी लगाते और गायब होते दिखाई दिए। उसकी कमर मांसल और तना हुआ था और उसके नितंब भरे हुए थे। उसके नीचे उसके लंबे, शक्तिशाली पैर थे। वे एक कसकर कुंडलित वसंत की तरह छिपी हुई शक्ति से भरे हुए लग रहे थे। वह बिस्तर के पास खड़ा था। उसका सिर नीचा था। पानी की एक बूंद उसके बालों के सिरों से लुढ़क गई, धीरे धीरे उसकी गर्दन के नीचे और उसकी मजबूत, मांसल छाती पर अपना रास्ता बना रही थी। बेला बिस्तर पर हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था, मानो अपने जीवन के लिए लड़ रहा हो।
उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी खुली त्वचा बिल्कुल गुलाबी थी। अध्यांश ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा अभिव्यक्ति से रहित था। उसने अपना तौलिया उतारकर सोफे पर पटक दिया। उसके पास तौलिए के नीचे ग्रे ब्लैक बॉक्स कच्चा था। वो केवल अंडरवियर पहने बिस्तर पर बैठ गया। बेला ने महसूस किया कि कोई आया था। उसकी ओर से आने वाली सुगंध ठीक वैसी ही थी जैसी वह चाहती थी। वह बेताबी से उसकी ओर बढ़ी। अध्यांश ने अपनी बाहें उसके कंधों पर रख दी। उसे अपनी बाहों में पकड़कर उसने देखा कि उसके मोटे फूले हुए होंठ उसकी ओर झुके हुए हैं। उसने अपना सिर नीचे किया और उन्हें चूमा। नर फेरोमोन की गंध ने बेला की प्यास बुझाने में मदद की। उसने उत्सुकता से चुंबन लौटाया। जैसे ही उनकी जीभ आपस में जुड़ी, उसे लगा जैसे एक ठंडी ताज़ा हवा उसके उग्र शरीर को शांत करने के लिए आई हो। उसके अंदर की झुंझुनी का एहसास थोड़ा कम हो गया। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन करीब आ गई। अध्यांश की भौहें आपस में जुड़ी हुई थी। वह उस पर प्रतिक्रिया कर रहा था। उन सभी वर्षों के प्रलोभन विरोधी प्रशिक्षण क्या वे सभी व्यर्थ थे? अपने प्रशिक्षण के दौरान वह कामोत्तेजक दवा लिया था और फिर भी सबसे आकर्षक महिलाओं के प्रति ठंडा और उदासीन बना रहता था। उन्होंने एक बार भी अपना संयम नहीं खोया था। इन सभी वर्षों में उन्होंने वास्तव में कभी भी अपने उपकरण का उपयोग वास्तविक युद्ध में नहीं किया था। यह आंशिक रूप से उनकी अविश्वसनीय इच्छाशक्ति और आत्मनियंत्रण के कारण था। कोई भी उसे अपनी इच्छाओं में खो देने में कभी सफल नहीं हुआ। उसने हमेशा अपने आप को पूर्ण युद्ध मशीन के रूप में सोचा था। यही कारण था कि अध्यांश समझ नहीं पा रहा था कि उसका शरीर अब क्यों प्रतिक्रिया कर रहा है। इससे वो खुश नहीं थे। उसने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर गिर गया। उसकी भौहें एक साथ तन गईं। बिस्तर उसके वजन के नीचे दब गया। एक बटन की प्रेस के साथ उसने दीवार पर कोने की रोशनी बंद कर दी। बेडरूम तुरंत कुल अंधेरे में डूब गया था। इस समय तक बेला की प्रवृत्ति उसके शरीर पर हावी हो गई थी। उसने एक धीमी कराह दी और बेसब्री से अध्यांश के बिस्तर के करीब आ गई। अध्यांश ने धीरे से बेला के सिर पर हाथ फेरा, इससे पहले कि वह उसके ऊपर झुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे खेद है, आपको कामोत्तेजक से बचाने के लिए मुझे ही करना पड़ रहा है। बेला अपनी प्यास में इधर उधर लुढ़क रहा था। अध्यांश उसके लिए एक बढ़िया शराब की तरह थी और उसे लगा कि वह उसे पीकर नशे में आ सकती है। सरगर्मी मर्दाना गंध ने उसकी नाक भर दी और उसके दिमाग पर छा गए। वो सोच नहीं सकती थी, उसके लिए सब कुछ धुंधला था। वो केवल उस शरीर को छूना और पकड़ना चाहती थी जो उसके इतने करीब था और अपनी भूख मिटाना चाहती थी। लेकिन उसके हाथ और पैर सुरक्षित रूप से बंधे हुए थे। वह चल नहीं सकती थी। अध्यांश एक बहुत ही सुंदर आदमी था, लेकिन उसकी सुंदरता में एक धार थी जो महिलाओं को उनकी घुटनों पर ला सकती थी। लेकिन यहाँ अंधेरे बेडरूम के अंदर उसकी आंखें बेला को देख रही थी। अध्यांश के किनारे अनायास ही पिघल गए। उसकी प्राचीन उंगलियां पतली और मजबूत धीरे से उसके गाल को सहला रही थी। बेला ने अपना सिर घुमाया और अपना गाल उसके हाथ की हथेली में दबा लिया। उसने लालच से उसकी गंध में सांस ली। उसके सीने के अंदर आग जल रही थी। वो करीब आना चाहती थी। करीब करीब। उसके कंधों पर दबाव डालते हुए अध्यांश ने उसके शरीर से दूरी बनाए रखी। उसकी बाहों की ताकत ने उसे नीचे गिरा दिया और उसे स्थिर कर दिया। अध्यांश ने उसके शरीर को छूने के लिए नहीं देखा क्योंकि उसे डर था कि यह एक ऐसा जाल है जो उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, एक ऐसी लत जिससे वह पहली कोशिश के बाद कभी नहीं छूटेगा। लेकिन इस पल में ये ठीक होना चाहिए अगर उसने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया और कोई वास्तविक और सीधा संपर्क नहीं किया। बेला को लगा जैसे वह एक पल ठंडे पानी में डूबी रही, फिर अगले ही पल आग की लिपटों में जल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे से उसके पूरे शरीर पर चूम रहा हो। उसके सबसे संवेदनशील स्थान को तेजी से और जोर से छेड़ा जा रहा था। उसके दिल में लंबे समय से दबी हुई इच्छा तेजी से बढ़ते भावुक चुंबन से बाहर आ गई। उसने एक लंबी कराह निकाली। उसका शरीर पसीने से भीग गया जबकि वह कांपना बंद नहीं कर पा रही थी। अध्यांश ने अपनी रिहाई के साथ गहरी गर्जना की। उसकी आवाज मोहक थी और इतने लंबे समय तक तनाव से राहत दिलाती थी, लेकिन उसके अपने प्रकोप ने उसे अचंभित कर दिया। उसका दिल गिर गया। उसने पहले कभी इस तरह नियंत्रण नहीं खोया था। उसने उसकी मदद के अलावा और कुछ नहीं करना चाहता था। नहीं, वह अपने आप को इस तरह नियंत्रण खोने की अनुमति नहीं दे सकता था। वह कोई कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपना सिर उठाकर उसने अपनी बढ़ती हृदय गति को शांत करने के लिए अंधेरे में 2 बार गहरी सांस ली। अंधेरा हो रखे थे, उसकी दृष्टि अंधेरे की आदी हो रही थी, फिर भी वह उसका चेहरा देख सकता था। हालांकि उसकी आंखों पर एक रेशमी दुपट्टे से पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ कि उसने उसकी नाक के उत्तम तल और उसके नाजुक भरे हुए और कोमल होठों पर ध्यान आकर्षित किया। गुलाब की तरह वह उसके सामने खिल गया। उसकी पैंट भारी हो गई और उसका मुंह लालच से हौंफने लगा। सभी आकर्षण मधुर और सुंदर थे। उसने अपना हाथ उसके प्यारे गाल पर फेरने के लिए बढ़ाया। उसका दाहिना अंगूठा नया सी उसके होठों पर लग गया, नम, कांपता हुआ और विश्वास से परे कोमल। उसने जल्दी से अपना हाथ दूर हटा लिया जैसे कि वह जल गया हो। उसका दाहिना हाथ उसके चेहरे से नीचे होते हुए उसकी उत्कृष्ट कॉलरबोन तक चला गया। हालांकि यह हड्डी थी, यह इतना नाजुक लगा कि वह आसानी से उन्हें एक स्पर्श से काट सकता था। अध्यांश लड़खड़ा गए। उसकी उंगलियों उसके कॉलरबोन पर धीरे से हवा की तरह घूम रही थी, उसके पतले कंधे पर, उसकी हड्डी रहित बाहें और अंत में उसकी कमर पर। वो थोड़ा रुका। ये वास्तव में एक नाजुक और छोटी कमर थी। अपने होठों को एक साथ दबाते हुए अध्यांश का आदम का सेब बड़ी मेहनत से उछला और वह जोर से हाँफने लगा। अचानक उसने करीब आने की हिम्मत नहीं की और अपनी दूरी बढ़ा ली। हालांकि अध्यांश ने पहले कभी किसी के साथ सेक्स नहीं किया था, लेकिन उसके पास पर्याप्त थियोरेटिकल ज्ञान था। उन्होंने सेक्स प्रलोभन का विरोध करने के अपने प्रशिक्षण के दौरान कई महिलाओं के शरीर देखे थे, लेकिन कभी उत्तेजित नहीं हुए थे। उन महिलाओं का सामना करते हुए वह अपनी जैविक इच्छाओं को नियंत्रित करने और उत्तेजना को दबाने में भी सक्षम था। हालांकि बेला के साथ केवल उसे देखने से उसकी सुरक्षा नष्ट हो गई थी। अध्यांश ने धीरे से खांसी और इस बारे में न सोचने का तार्किक निर्णय लिया। अपने स्वयं के शक्तिशाली शरीर को देखते हुए और वह कितनी छोटी थी, वह कैसा होगा। अध्यांश जानता था कि वह इस समस्या के बारे में नहीं सोच सकता। जैसे ही उसने सोचना शुरू किया, वह पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया और अपनी इच्छाओं को शांत करने और उसकी भूख मिटाने के लिए चिल्लाया।
सौभाग्य से उसे पहले ही रिहाई मिल चुकी थी, इसलिए अध्यांश ने सोचा कि उसके शरीर पर बंधे स्कार्फ को खोलना ठीक रहेगा। वह बाथरूम में नहाने के लिए बिस्तर से उठ गया और उसने बोला को साफ करने के लिए पानी का एक बेसिन भी भर लिया। जैसे ही उसने उसके नंगे हाथ को छुआ, अध्यांश ने महसूस किया कि उसके शरीर का तापमान भयावह रूप से हाई था। ये कैसे हो सकता है? जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, बेला ने उस पर दबाव डाला। उसके लंबे पैरों ने उसे घेर लिया और जाने से मना कर दिया, जैसे कोई व्यक्ति लंबी प्यास से पीड़ित हो और बारिश से पानी पीने के लिए तरस रहा हो। अध्यांश मुस्कुराए। ऐसा प्रतीत हुआ कि एक बार उसे संतुष्ट करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे इसे फिर से करना होगा। ऐसा नहीं था कि वे वास्तव में ऐसा कर रहे थे। अध्यांश ने तौलिया फेंका और बेला को फिर से बांध दिया ताकि वह उसकी मदद करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सके। बेला पहले ही काम उत्तेजक से जेली में बदल चुका था, लेकिन जब अध्यांश ने उसे सहलाया तो उसने खुद को गर्मी की तूफान की तरह महसूस किया, तेज और बिजलीदार। वह अपने परमानंद के स्रोत के करीब जाना चाहती थी, लेकिन रेशम की स्कार्फ से बंधे होने के कारण उसकी कलाई और टखने लाल हो गए थे और वह भागने में असमर्थ थी। अध्यांश की हथेली गर्म हो गई और बेला को लगा कि वह गर्म और नर्म होती जा रही है। अंत में जैसे ही अध्यांश ने सोचा कि वह विस्फोट करने वाला है, बेला बुरी तरह कांपने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें देख नहीं पा रही थी, उसका दिमाग सोचने में असमर्थ था। बेला उसकी खुशी के स्रोत को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ और पैर कसकर बंधे हुए थे। वह रोए बिना नहीं रह सकी। हालांकि अध्यांश सामान्य रूप से मजबूत इरादों वाली थी और सामान्य रूप से बहुत संयम का प्रदर्शन करती थी, उसके कराहने के साथ साथ उसका रोना उसे पागल कर देने वाला था। बेला उसके गले के अंदर से तेजी से रोया। सौभाग्य से कमरा साउंड प्रूफ है। अध्यांश अपने दिमाग में इस विचार को चमकने से नहीं रोक सका। उसे मारने की अचानक इच्छा हुई जब उसने सोचा कि कोई और बेला के इस तरह की आवाज सुन रहा है। ये सब तेजी से और बिजली की तरह आया। हालांकि उसकी आंखें ढकी हुई थी, बेला ने देखा कि उसके सामने सुनहरे फूल खिले हुए हैं, इससे पहले कि उसका दिमाग खाली हो जाता और उसका पूरा शरीर ढह जाता। इस बार उसके लिए ये करना पर्याप्त होना चाहिए, अध्यांश ने सोचा। जैसे ही वह उठा और उसे पहुंचने के लिए पहले से साफ तौलिया उठाया ताकि वह आराम से सो सके। सफाई करने के बाद ही वह उसके बगल में लेट गया। बेला अब शांत थी, उतनी ही विनम्र जितनी वह काम उत्तेजक से पीड़ित होने से पहले थी। अध्यांश ने राहत की सांस ली और सोचा कि यह कितना शक्तिशाली कामोद्दीपक है। समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें 2 बार करना पड़ा। वह एक बार फिर उसकी बाहों और पैरों पर लगे हर्मी स्कार्फ को खोलने के लिए उसकी ओर मुड़ा, फिर उसकी कलाइयों पर सूजन और चोट की मालिश की। उसने अपना सिर घुमाया। उसका आंखों पर पट्टी वाला चेहरा अध्यांश की ओर बढ़ रहा था और उसके होंठ फूले हुए थे। अध्यांश अपनी कलाइयों की मालिश करते हुए नीचे देख रहा था, तभी उसे अचानक लगा कि बेला करीब आ रही है। बिना हिले डुले उसने अपनी आंखें नीची कर ली ताकि उसकी ओर न देखे। वह केवल ये जानना चाहता था कि वह आगे क्या करेगी। और आगे जो हुआ उसने अध्यांश को सदमे में छोड़ दिया। ये सब बहुत तेज था। यह ऐसा था मानो यौन प्रलोभन का विरोध करने के लिए उसका पिछला प्रशिक्षण और कामोत्तेजक के प्रभाव बेकार हो गए हों। वह बाथरूम की लाइट बंद करना भूल गया था और फ्रॉस्टेड ग्लास के माध्यम से मनपीली रोशनी चमक रही थी। उसके सामने स्त्री का शरीर कोमल और कामुक था, जिसमें आकर्षण की बहुत विरोधाभासी भावना थी। आप इसे पहले से ही फिर से चाहते हैं? अध्यांश ने उसके कान में बड़बड़ाया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। इस बार उसने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे चरमोत्कर्ष पर ले जाने के लिए अपने चुंबन का इस्तेमाल किया। उसकी नई तकनीक के तहत उसे तीसरी बार अचानक आया, लेकिन ये काफी नहीं था, इसलिए चौथा, पांचवा, छठा था। छठी बार के बाद बेला की सांसें धीरे धीरे कम हो गईं। वह बिना हिले डुले लेटी रही। जब उसकी सांसें स्थिर हो गई, तभी उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की। हालांकि वह अभी भी सपना देख रहा था। एक निश्चित समय तक सोने के बाद जब बेला ने धीरे से कराहना शुरू किया और अपने शरीर के चारों ओर घाव करना शुरू कर दिया, तो उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके हाथ बेला को चारों तरफ से लपेट लिया। अध्यांश ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सामान्य रूप से विनम्र दिखने वाली लड़की विद्वानों का खून पीने वाले राक्षस की तरह हो सकती है। 15 मिनट के भीतर उसने 2 बार संभोग सुख प्राप्त किया। वह केवल हौनफती थी और एक सांस भी नहीं लेती थी। अध्यांश ने एक लंबिया भरी और मेज पर घड़ी देखा। सुबह के 4 बज चुके थे। क्या वह इस बार ज्यादा देर तक सो पाएगी? अध्यांश ने सोचा। हालांकि अध्यांश को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे प्रशिक्षण के लिए सुबह 4 या 5 बजे उठने की आदत थी। हालांकि वह एक बेतुकी रात से गुजरा था, फिर भी वह अपने सामान्य उच्च तीव्रता प्रशिक्षण के कारण टिकने में सक्षम था। वह चुपचाप बाथरूम में नहाने के लिए उठा। नहाने के बाद उसने अपने फोन को बेडसाइड टेबल के ऊपर जोर से कंपन करते हुए सुना। अध्यांश ने फोन उठाया। यह इवान का इनकमिंग कॉल था। उसने एक स्वाइप से फोन को अनलॉक किया, कॉल स्वीकार किया और इवान को ये कहते हुए सुना, दरवाजा खोलो, मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है, यह महत्वपूर्ण है। अध्यांश तेजी से बेडरूम से बाहर निकल गई और दरवाजे पर गया, उसे खोला। इवान उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद था। अध्यांश ने शांति से पूछा, आपके पास ड्रग विश्लेषण के परिणाम है? 6 घंटे बीत चुके थे। इवान का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने हकलाते हुए कहा, सर, मुझे पता है कि यह क्या है। यह कोई साधारण काम उत्तेजक नहीं है। क्या है वह? अध्यांश ने पूछा। उसकी आवाज शांत और शांत थी, लेकिन सामान्य से अधिक गहरी थी। ऐसा लग रहा था कि यह उसके सीने के अंदर गहरे से आया है। यह H3AB7 है। इवान की आवाज अब ऊंची और चुभने वाली थी। आप H3AB7 के बारे में जानते हैं, ठीक है? ये वो दवा है जिसकी हम हाल ही में जांच कर रहे हैं। अध्यांश के हाथों की पीठ पर नीली नसें उभरी हुई थी। क्या आपको यकीन है कि यह H3AB7 है? इसमें कोई गलती नहीं है। इवान को ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला हो। आपकी टीम ने बहुत समय पहले इसके लिए आणविक सूत्र और संरचना अनुपात प्राप्त किया था। मैंने उन्हें अपने कंप्यूटर पर संग्रहित किया है, इसलिए मैंने काम उत्तेजक के परिणामों के साथ डेटा को क्रॉस रेफर किया। उनका रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन यह एक बहुत महंगी दवा है और अब तक इसका बहुत कम उत्पादन किया गया है। कैसे? अध्यांश अब और अपना संयम नहीं रख सका। H3AB7 जापानी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक विशेष आनुवंशिक दवा है।
यह आनुवंशिक स्तर पर प्रतिरक्षा प्रणाली और आनुवंशिक वंशानुक्रम प्रणाली दोनों को नष्ट कर सकता है। इस दवा से प्रभावित महिलाओं से पैदा हुए बच्चे प्रत्येक अगली पीढ़ी के साथ आनुवंशिक रूप से कम व्यवहार्य हो जाते हैं। उनका IQ कम हो जाता है, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। वे अंततः समाप्त हो जाते हैं। उस समय तक वे आपके औसत फार्म जानवर से अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। वे इतने अच्छे भी नहीं होंगे कि उन्हें गुलाम के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब दवा के साइड इफेक्ट्स पर। दवा महिलाओं को ओव्यूलेट करने और फेरोमोन उत्सर्जित करने का कारण बनती है, जो पुरुषों को उनके साथ संभोग करने के लिए लुभाती है, ताकि उनके अंडे निषेचित हो सके। इसके बाद वैज्ञानिक ये देखने के लिए अगली संतानों की स्क्रीनिंग करते हैं कि क्या प्रत्येक पीढ़ी के साथ उनके जीन खराब होते हैं। इसलिए जब एक महिला को इस दवा का इंजेक्शन दिया जाता है तो उसकी प्रजनन प्रवृत्ति हावी हो जाती है और सेक्स के प्रति उसकी भूख औसत महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाती है। वह मूल रूप से एक जानवर की तरह व्यवहार करती है, जैविक प्रवृत्ति के अनुसार जीवित रहती है और सांस लेती है। अध्यक्ष ने बीच में कहा, लेकिन हमारी जानकारी से पता चलता है कि दवा प्रयोग विफल रहा था। H3F7 वास्तव में मातृवाहक की अनुवांशिक सामग्री को कमजोर नहीं करता है। इवान ने सिर हिलाया और कुछ अजीब तरह से कहा, यही तो उनका लक्ष्य था, लेकिन वे वांछित प्रभाव हासिल करने में विफल रहे क्योंकि उनका शोध अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वे अभी भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि उनके शोध से कुछ निकला। उन्हें पता चला कि इस दवा का घातक साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट? आप वियाग्रा ड्रग के बारे में जानते हैं। यह एक पुरुष काम उत्तेजक नहीं माना जाता था। मूल रूप से शोधकर्ता हृदय रोग के लिए एक उपचार विकसित कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने पाया कि दवा ने पुरुष का कमर में रक्त के प्रवाह को बढ़ा दिया है। इस तरह उन्होंने पुरुषों के लिए एक असाधारण प्रभावी पुरुष वृद्धि दवा की खोज की। क्या आप समझ गए कि मैं अब क्या कह रहा हूँ? सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें अभी तक H3F7 के साथ आनुवंशिक सामग्री को नष्ट करने का कोई तरीका नहीं मिला है, लेकिन महिलाओं के लिए प्रथम श्रेणी के कम उत्तेजक के रूप में इसका प्रभाव पहले ही सिद्ध हो चुका है। इवान लगातार शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने कुछ कठिनाई के साथ कहा, इस ड्रग का अंतिम लक्ष्य प्रजनन है। इसका मतलब है कि इसके प्रभाव में आने वाली महिला को वास्तविक यौन संपर्क का अनुभव करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष पूरे 1 मिनट तक चुप रही। उसने आखिरकार कर्कश स्वर में कहा, उसे वास्तविक यौन संपर्क की आवश्यकता है। इवान ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये या तो वह होती है या वह मर जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये अनुवांशिक दवाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। अध्यक्ष बहुत देर तक चुप रही। आखिरकार उसने सिर हिलाया और कमरे में घूमते हुए उसने कई कंडीशन बता दी और उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन लिया। नंबर 1, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। नंबर 2, ऐसा आदमी चुने जो स्वस्थ हो, STD से मुक्त हो और जिसने कभी भी मल्टीपल पार्टनर के साथ नहीं रहा हो। इससे भी बेहतर वजन हो। नंबर 3, इस आदमी को एक बार सब कुछ खत्म हो जाने के बाद सब कुछ भूल जाना चाहिए। गेट इट? इवान ने अपनी आंखें घुमाई। चिंता मत करो, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? एक दामाद की तलाश, स्वस्थ, STD मुक्त और वजन। आप एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट क्यों नहीं आयोजित करते और पूरी सेना शादी में उसके हाथ के लिए लड़ाई करेंगे, जबकि आप यहाँ हैं? और इसके अलावा इस ड्रग को उसके रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया गया था, इसलिए यह मौखिक रूप से खाने की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी है। एक आदमी पर्याप्त नहीं हो सकता। अध्यक्ष फिर चुप हो गई। एक क्षण के बाद उसने दांत पीसकर कहा, यह उसके खून में इंजेक्ट किया गया था। ये किसने किया? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। आपको उसकी स्थिति के बारे में जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उसके पास केवल 24 घंटे हैं, लेकिन 6 घंटे पहले ही बीत चुके हैं। इवान ने अपनी घड़ी की ओर इशारा किया। आप जितना देरी करेंगे भुगतना उसे ही होगा। अध्यक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वह दूसरी ओर देख सकता था, बस बमुश्किल ही, अगर उसने एक आदमी के साथ किया, लेकिन कई पुरुषों के साथ। वह सीमा पार कर रहा था। उसने इस छोटी लड़की को अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा था और अब वह कई पुरुषों के साथ एक जंगली तांडव में फेंकी जाने वाली थी। बस इसके बारे में सोचते ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका दिमाग फटने वाला है। इवान ने अपनी आंखें अपने फोन पर रखी और कुछ नहीं कहा। उसने कई बार अपना मुंह खोला जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसने हर बार खुद को रोक लिया। वह जानता था कि अध्यक्ष उस प्रकार का आदमी नहीं है जिसे राजी किया जा सके। उसे स्वयं ही इसका पता लगाना था। जैसे ही उसने इस पर विचार किया, इवान ने चुपके से अपनी स्टॉपवॉच पर स्टॉप बटन दबा दिया। वो देखना चाहता था कि अध्यक्ष को अपना मन बनाने में कितना समय लगेगा। इसमें उन्हें ठीक 10 मिनट 20 सेकंड का समय लगा। एक नया रिकॉर्ड। अध्यक्ष ने बड़ी मुश्किल से आखिरकार कहा, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ। उम्मीदवारों की तलाश में परेशान न हो। इवान मुस्कुराए। तुम बहुत नेक हो। वो रुका, फिर बोला, तुम इसे अकेले ही कर रहे हो। अध्यक्ष ने धीमी आवाज में कहा, मैं लापरवाह थी, मुझे उसकी बेहतर देखभाल करनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। सेना ने विशेष रूप से उसे उसके अभिभावक बनने के लिए कहा था और वह अपने मिशन में विफल हो गया था। इट्स नॉट योर फॉल्ट, डोंट से दैट, इट्स नॉट लाइक यू। फिर आपका वह आदर्श वाक्य क्या है? इवान ने अध्यक्ष की आवाज की नकल की। मौत ही एक ऐसी चीज है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आशा बनी रहती है। ऐसा नहीं था कि किसी पुरुष के साथ सेक्स करने से बेला की मौत हो जाएगी। यह उसकी हालत के लिए बस एक आवश्यक इलाज था। तो फिर वह कितने पुरुषों के साथ सोएगी, इस पर क्यों ध्यान दिया जाए? एक आदमी, कई आदमी, इससे क्या फर्क पड़ा? इवान ने चुपके से सोचा कि अध्यक्ष एक पाखंडी की तरह काम कर रहा है। हालांकि वह कभी भी अपने चेहरे से यह कहने का सपना नहीं देखेगा। अध्यक्ष ने बेडरूम का दरवाजा खोला। उसने बेला को देखा, जो फिर से बिस्तर पर बेचैन होने लगा था, और इवान से पूछा, वह पूरी तरह से अनजान है। इवान ने अध्यक्ष की चिंता को समझा। उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। वह किसी को पहचान नहीं सकती। वह बस अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रही है। हालांकि बेला का अध्यक्ष से खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन वह 12 साल की छोटी उम्र से उसके साथ रही थी और उसकी आंखों के सामने एक युवा महिला के रूप में विकसित हुई थी। वह उसका अभिभावक था और हमेशा उसे अपनी देखभाल के तहत एक बच्चे के रूप में सोचता था। स्थिति उसके लिए असंभव रूप से अजीब थी। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इवान ने समझदारी से अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि यह सीरियस है।
और वैसे भी यहाँ एक हिपोक्रेटिक शपथ है, मुझे अपने मरीजों की निजता की रक्षा करनी है। उसने थोड़ा सोचा, फिर जोड़ा, मैं इसे सेना से भी गुप्त रखूंगा। ठीक है, यह एक आधिकारिक सैन्य आदेश है। यदि आप इस बारे में किसी को बताते हैं तो आप जीवन भर जेल में अपने चिकित्सकीय प्रयोग करते रहे। अध्यांश एक सतर्क और विवेकपूर्ण व्यक्ति था। वह जानता था कि एक मौखिक वादा बेकार था और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। वह अपने अध्ययन कक्ष में चला गया और सैन्य आदेशों के लिए आधिकारिक प्रपत्र के साथ लौटा। इवान को अपने हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के साथ अपना वादा सील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इवान अध्यांश को कुछ अन्य सावधानियों की याद दिलाने वाले थे, लेकिन एक आधिकारिक सैन्य आदेश पर अध्यांश की जिद उसे परेशान कर दिया था। उसने उन्हें अपने पास रखने का फैसला किया। उसने अध्यांश के हाथों में एक छोटा सा बॉक्स फेंका। इसे लें, आप उन्हें पहली बार के बाद पहन सकते हैं। अध्यांश ने इसे देखा। ये कॉन्डोम का बॉक्स था। ये 20 का पैकेट है। आई एम श्योर इट विल बी इनफ। इवान ने अध्यांश की सुगठित शरीर को देखा। उसने चालाकी से पूछा, क्या तुम सचमुच इस कार्य के लिए तैयार हो? आप 28 साल के हैं। हाँ। एक रात के लिए आपका रिकॉर्ड क्या है? अपने आप को ज्यादा मत आंको। उसे हर बार चरमोत्कर्ष पर पहुंचना होता है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं? मेरे पास यहाँ एक छोटी नीली गोली है, इससे मदद मिलेगी। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया क्योंकि अध्यांश पहले से ही उसका कॉलर पकड़कर उसे दरवाजे की ओर खींच रहा था। उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दिया गया। इवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह दर्द से अपने बद पर गिर गया। अबे साले, क्या ये जरूरी था? लेकिन दरवाजा पहले से ही उसके पीछे एक थरथराहट के साथ बंद हो गया था और यह सुनना संभव नहीं था कि घर के अंदर क्या चल रहा है। उसकी अनियंत्रित अधीरता को भांपते हुए अध्यांश रुक गई। उसकी आवाज धीमी थी, उसमें भावनाओं और कक्षता का तड़का था जिसे वह अपने अंदर नहीं पहचान सका। डार्लिंग, धैर्य रखो, मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, बस थोड़ी देर रुको। इस बार उसने न तो अपने हाथों का इस्तेमाल किया और न ही अपने चुंबन का। अल्पविराम। सिटी मार्च के अंत में शाम के समय अभी भी बहुत ठंडा था। अध्यांश के घर का तापमान साल भर हल्के तापमान पर सेट किया गया था और इसमें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग थी, इसलिए यह बहुत ठंडा या गर्म महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसने अभी अभी एक अभूतपूर्व और तीव्र कसरत करके आया था, इसलिए वह मिश्रित भावनाओं को महसूस कर रहा था और उसे ठंडे पानी से खुद को तरोताजा करने की आवश्यकता थी। ठंडे पानी की बाल्टी की तरह ठंडा पानी उसके सिर पर फिसल गया। उसने महसूस किया कि उसकी मिश्रित भावनाएं थोड़ी कम हो गई हैं। I'll pretend it was just one mission, like I've done hundreds and thousands of missions before. हालांकि यह मिशन अधिक कामुक था और इसमें कठिनाई कम थी, फिर भी यह सिर्फ एक मिशन था। कोई और अर्थ नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह स्मृति को पूरी तरह से मिटा दे, वह एक बार फिर उसका स्वाद लेना चाहता था। शावर के नीचे खड़े होकर अध्यांश एक हाथ से दीवार से टिक गई। उसने अपने ऊपर हो रहे ठंडे पानी का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति आखिरकार कम हो गई। नहाने के बाद उसने अपने गले में एक तौलिया लपेटा और अपनी शक्तिशाली और लंबी टांगों के साथ बाथरूम से बाहर निकल गया। कमरे में भारी स्मेल को सूंघते ही उसके मुंह के कोने फड़कने लगे। उसने रिमोट ढूंढा और कमरे में हवा बदलने के लिए फिर से वेंटिलेटर चालू किया। बाद में वह सफेद दृढ़ लकड़ी के सोफे पर बैठ गया और सेक्स के बाद सिगरेट के लिए तैयार हो गया। उसने देखा कि बेला जोर जोर से हौंफ रही थी। उसकी हृदय गति स्थिर हो रही थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसने अपने होंठ भींचे। मिश्रित भावनाएं उसके सामने ऐसे छिपी हुई थी जैसे वे विचार थे जिन्हें वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। बेला मरे हुए सो रहा था। ये पिछली बार के विपरीत था जब वह होश खो बैठी थी और बेहोश हो गई थी। अध्यांश ने उसे उठाया और उसके बिस्तर पर ताजी चादर बिछा दी, फिर उसे एक पतले कंबल से ढक दिया। वह एक पल के लिए झिझका। उसने अभी तक उसकी आंखों पर पट्टी बांधे रेशमी दुपट्टे को नहीं हटाया था। जब वह गहरी नींद में सो गई, तब अध्यांश खुद को फिर से साफ करने के लिए बाथरूम में वापस चला गया और एक क्रून एक काली टी शर्ट और सैन्य कैमो पैंट में बदल गया। बेडरूम में फ्रेंच खिड़कियां खोलकर वह बालकनी से बाहर चला गया और अंत में विश्राम में धूम्रपान करने के लिए सेक्स के बाद सिगरेट जलाए। बाहों को मोड़कर और बालकनी पर खड़े होकर दूर पहाड़ों को देखते हुए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसके मन में चिंता भरे विचार आ रहे हों या वह कुछ भी नहीं सोच रहा हो। पहाड़ों के बीच धूप छाई हुई थी। सूरज अभी अभी उगा ही था और पहाड़ों के पीछे से प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई, लगभग पूरी तरह से फूटने ही वाली थी। उस समय पहले के शांत स्वर को हिलाते हुए वेकअप कॉल बेस में सुनाई दी। अध्यांश ने जाना पहचाना दृश्य देखा और धुएं का गुबार निकाला। उसने अपना हाथ उठाया और बट को एक सुंदर चाप के साथ फेंक दिया, जो बालकनी के कोने में कचरे के डिब्बे में जा गिरा। उसने सुबह की ताज़ी हवा की एक गहरी सांस ली और वापस कमरे की ओर मुड़ गया। फ्रेंच खिड़कियां बंद करके और ब्लैकआउट और साउंड प्रूफ सोने के मखमली पर्दे खींचकर उसने बिस्तर पर बेला को देखा। वह अभी भी गहरी नींद में है और अचल है। वह थक गई होगी, अध्यांश ने कहा। अध्यांश के होठों के कोने थोड़े मुड़े और वह अच्छे मूड में कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। एक गोल मटोल आकृति अंदर की ओर झुकी, उसका गोल सिर धड़ाम से जमीन से टकरा रहा था। अध्यांश की बाहें टेढ़ी हो गई और उसकी आवाज गहरी थी, इवान। स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति पूरी रात बाहर इंतजार करता रहा और गिर गया, वह देश का सबसे उच्च कुशल चिकित्सक इवान था। अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए और खड़े होने के लिए दरवाजे की चौखट को पकड़कर उसने अध्यांश को अविश्वसनीय रूप से देखा। तुमने सब खत्म कर दिया क्या? अध्यांश की अभिव्यक्ति काफी ठंडी थी। आपको मेरे दरवाजे के सामने बैठने की अनुमति किसने दी? मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। इवान ने बकबक किया और एक चोर की तरह अध्यांश की तरफ देखा। कितनी बार किया? अध्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया और अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना अपना हाथ हिलाया। जाओ और देखो कि क्या वह बेहतर है। क्या? वास्तव में इवान अपना मेडिकल बॉक्स लेने के लिए लिविंग रूम में पहुंचे, जो आसानी से एक फील्ड अस्पताल के रूप में काम कर सकता था। वह इतना उत्साहित था कि हकला रहा था। ये सब हो गया। अध्यांश ने उसके सवालों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने कैमोपैन से सिगरेट का एक पैकेट निकालने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसने एक को जलाया और गहरी सांस ली। उसने देखा कि इवान ने एक सुई निकालने के लिए मेडिकल बॉक्स खोला और बेला की बांह से खून निकाला।
बेला गहरी नींद में सोए रहे। एक सफेद जेट जैसा हाथ एक तकिए पर आराम कर रहा था। उसका चेहरा रंगीन था। उसकी आंखों को ढंकने वाला बैंगनी रेशमी दुपट्टा रह गया। अध्यांश ने एक नजर डाली और उसे थोड़ा बुखार महसूस हुआ। उसने अपनी नजरें नीचे की और 2 बार जमकर सिगरेट का कश खींचा। जब इवान रक्त परीक्षण का विश्लेषण पूरा कर रहा था तो अवसर का लाभ उठाते हुए वह पास आया और उसके कंधे को थपथपाया। बात करने के लिए बाहर आओ। इवान ने अध्यांश के साथ बेडरूम तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसने परिणामों की प्रतीक्षा करने के लिए उपकरण तैयार करना समाप्त नहीं कर दिया। अध्यांश ने यह सुनिश्चित करने के लिए कमरे में अपना सिर झांका कि बेला अभी भी गहरी नींद में है और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने इवान पर अपनी हथेलियां फैला दी। गिव इट। क्या दूं? तुम क्या चाहते हो? मैं आपकी क्या देनदार हूँ? इवान ने एक लोमड़ी की तरह अध्यांश की ओर अपनी आंखें टेढ़ी कर ली। आई कांट सी क्लियरली, मुझे धोखा मत दो। अध्यांश ने उस पर नजर डाली और अपने होठों को सिकोड़ लिया। दवा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे लोग चीजों को भूल सकते हैं। इवान जम गई। क्या भूल जाते हैं? गूंगा मत खेलो। अध्यांश की आवाज गहरी और बर्फीली थी। इवान पर निर्देशित उसकी भेदी टकटकी ने उसे चाकू की तरह फंसा लिया। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आपको मदद के लिए कोई मिल जाएगा और गारंटी है कि वे बाद में कुछ भी याद नहीं रखेंगे? आपने कैसे गारंटी दी होगी कि उन्हें याद नहीं रहेगा? इवान को आखिरकार याद आ गया। उसकी अभिव्यक्ति एक पल में बदल गई। एक लंबे विराम के बाद उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा और झटके से बोला, वह दवा तुम इसे भी लेना चाहते हो? हालांकि आप एक बाहरी व्यक्ति नहीं हैं। अध्यांश ने उस पर नजर डाली और दबाव डालना जारी रखा। ये कहाँ है? इवान ने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि अध्यांश को भूलने में मदद करने के लिए दवा की आवश्यकता होगी। उसका गोल मुंह हौंफने लगा और एक लंबे विराम के बाद उसने उदास होकर कहा, ठीक है मेजर रॉय, बात यह है कि ये दवा केवल भूलने की गारंटी देती है यदि आप इसे काम करने से पहले लेते हैं। बेला की तरह उसे देखो, मैं गारंटी देता हूँ कि जब वह उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक व्यक्ति को एक अस्पष्ट स्थिति में प्रवेश करने का कारण बनता है और केवल कार्य करने के लिए जैविक प्रवृत्ति पर कार्य करता है। अध्यांश के विचारों ने इस एहसास के साथ क्लिक किया। अध्यांश का दिल धड़क उठा और उसने खुद को कोसा। इवान पीछे की ओर सिकुड़ गया और अपने गोल शरीर को एक छेद में छिपाना चाहता था। जैसे ही वह हकलाया, ऐसा होने के बाद यदि आप इसे लेते हैं तो ये कुछ नहीं करेगा। मेजर रॉय, तुम्हारे लिए उस दवा के बारे में पूछने के लिए बहुत देर हो चुकी है जो अब तुम्हें आंशिक यादों को भूलने में सहायता करता है। प्लीज कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेन्यू लेखक हो, मुझे एक भी कमेंट नहीं आया। व्यूज इतना मैटर नहीं करता, अगर एक भी लोग दिख रहा है उनको अच्छा लगा कि नहीं, ये मैटर करता है मेरे लिए। अभी जो लोग दिख रहे हैं कमेंट करें।